सो हे एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अपना श्रवण मूवमेंट, या फिर इन द जनरल टर्म आज अपन श्रवणों के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार श्रवण थे कौन? तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार जो श्रवण शब्द है उसका मतलब क्या है। तो श्रवण शब्द आता है अपना संस्कृत टर्म श्रम से। तो श्रम का बेसिक सा मीनिंग होता है भूखा रहना या फिर तपस्या करना, इन द सेंस की यही इसका जनरल टर्म में यूज होता है इसका ये वर्ड। और पाली में भी इसका दूसरा एक काउंटर पॉइंट है जिसका नाम है समन। तो समन का भी यही मतलब होता है। तो इनकी पॉसिबल टाइमलाइन हो सकती है 800 BC से लेकर के 300 BC के बीच में। तो ज्यादातर जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, ज्यादातर स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ब्राह्मणिज्म के काउंटर पॉइंट के हिसाब से। और कुछ स्कॉलर्स का मानना है, जैसे कि जॉन ब्राउनखोस, उनका मानना यह है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता था अपना ग्रेटर मगध के एरिया में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करा है। और कुछ लोगों का मानना है कि सेकंड अर्बनाइजेशन इसका स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है। अब देखते हैं कि आखिर का क्या रीजन होता है, उसका अपन स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अपन जनरल टर्म में श्रमण के बारे में जानने वाले हैं। तो श्रमण बेसिकली होते हैं वंडरिंग एस्थेटिक, यानी कि घुमक्कड़ साधु इन द सेंस हिंदी की भाषा में। और रिन्यूंसिएशन फॉलो करते हैं, यानी कि त्याग फॉलो करते हैं। वो वर्ल्डली लाइफ को अपना एक इतना ऊंचे पेडिस्टल में नहीं रखते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं। और सबसे उनका जाना पहचाना चीज होता है कि वो वैदिक अथॉरिटी के खिलाफ हैं। और ओरिजिन हो सकता है श्रमणों का अपना जो, जैसे कि ऋषभनाथ है। तो ऋषभनाथ अपने 23 नंबर पे जो जैनिज्म में जो अपना इनका ट्रेडिशन चला आ रहा है काफी ओल्ड, महावीर से पहले के भी। तो उनका पॉसिबल टाइमलाइन हो सकता है गाइस 900 BC से लेकर के 800 BC के बीच में। तो ये श्रमण मूवमेंट इससे पुराना भी हो सकता है, क्योंकि श्रमणों की क्वालिटीज ऋषभनाथ से काफी ज्यादा मैच करती हैं आगे जाकर के। और प्री बुद्धिस्ट भी काफी अपने 6 टीचर्स का मेंशन पर को मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर की। बुद्ध से पहले भी 6 ऐसे टीचर्स रह चुके हैं, जिसमें से काफी सारे लोग, जैसे आजीविका को आप जानते होंगे बेसिकली। और जो अर्ली वैदिक लेयर्स है वो कुछ अपने पार्ट्स मेंशन करती हैं, जैसे कि मुनीज को मेंशन करती हैं, वृत्यास को मेंशन करती हैं, यतीस को मेंशन करती हैं। तो वो हो सकता है कि वो इंडिजिनस हो यहाँ इस जगह के। और मैं यहाँ थोड़ा मैंने जीसी पांडे की बुक से भी काफी सारी चीजें रेफरेंस के तौर पर ली हैं। तो जीसी पांडे ने भी थोड़ा सा अपना स्पेकुलेशन लगाने का ट्राई करा है कि जो अपना श्रवण जो ट्रेडिशन है वो अपना इंडस वैली तक ट्रेस हो सकता है। हालांकि मेरा इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि बीच में काफी बड़ा एक गैप है यार। अब बात करते हैं थोड़ा सा श्रवण और वेदों के बीच में जो अपना मतभेद चला आ रहा है। तो श्रवण, जैसे कि मैंने बोला ना, श्रवण वेदों को नकारते हैं। और बुद्धिस्ट, जैनिज, आजीविकाज, ढेर सारे लोग श्रवण में आ जाते हैं। तो सारे लोग ये वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, यानी कि वेदों को भी नकार देते हैं ये लोग। और ये माना जाता है कि काफी इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को शो करने वाले हैं। काफी इनका कल्चर काफी इंडिविजुअलिस्टिक होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड इनका कल्चर माना जाता है। और वैदिक जो पीपल है इनको नास्तिक या फिर अपना निहाइलिस्ट बोलते हैं। पातंजलि के हिसाब से जो नास्तिक और आस्तिक जो वर्ड है, आस्तिक का मीनिंग होता है कि जो अपने होने पर विश्वास करता है, और नास्तिक का मीनिंग होता है जो अपने ना होने पर विश्वास करता है कि मैं नहीं हूँ। लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, बट इन्हीं का पतंजलि के हिसाब से यही इनका मीनिंग है। और पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्याय में मखारी गोसाल को मेंशन करा है। पाली में मखाली गोसाल हो जाता है वो। तो पाणिनि के हिसाब से मखारी गोसाल के जो फॉलोवर्स थे वो एक बेम्बू की स्टिक लेकर के चलते थे और भिक्षा मांगते थे। ये आजीविका एस्थेटिक्स हैं गाइस, और इसे ढेर सारे और भी एस्थेटिक्स हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म तो है ही सही, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में तो मैं बात भी ना करूँ तब भी एक ही बास्केट टर्म में यूज होता है। ये टर्म है, ये काफी एक बास्केट टर्म के रूप में यूज होता है। इसमें ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। वो 6 टीचर भी आ गए, इसमें 4 बाग भी आ गए, सारे आ गए। और ये अपना ईस्ट और वेस्ट के कल्चर को भी काफी अच्छे तरीके से शो करते हैं, क्योंकि जितने भी हुए हैं, जितने से मेरा मतलब है सारे के सारे जो श्रवणी के ट्रेडिशन अपने स्टार्ट हुए हैं वो मगध या फिर मगध के रीजन के आसपास ही स्टार्ट हुए हैं, जो ईस्ट का कल्चर है अपना। तो हो सकता है कि भाई ईस्ट के कल्चर पे भी और मेरे को डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि यहाँ काफी सारी नई चीजें भी अपने को मिल सकती हैं। और माना जाता है कि जो अपना सांख्य फिलोसॉफी है उस पर भी श्रवण मूवमेंट का काफी बड़ा असर रहा हो, इन द सेंस क्योंकि श्रवण की जो ट्रेडिशन है और सांख्य की जो अपनी दुख को फील करने की जो अपनी टेंडेंसीज हैं वो काफी श्रवणों से मिलती जुलती हैं। और हो सकता है कि बाद में ब्राह्मणिज्म ने सांख्य को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं गाइस अपना श्रवण मूवमेंट के बारे में, थोड़ा इसकी मोरलिटी के बारे में। तो इनके कर्म का सिद्धांत काफी रिगरस है भाई। ये कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल मानते हैं। आखिरकार कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो श्रवण मूवमेंट का पूरा बास्केट है उसमें काफी सारे ऐसे ट्रेडिशन भी हैं जो अकिरियवाद पर विश्वास करते हैं। अकिरियवाद का बेसिक मीनिंग होता है कि जो कर्म से बिल्कुल अपोजिट है, उनको मानना यह है कि सब चीजें नियति से डिफाइन हो चुकी है, जैसे कि आजीविका। कर्म के सिद्धांत को बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म तो बिल्कुल फॉलो करते ही हैं। बिल्कुल ये तो भाई प्योरली एस्थेटिक्स है इनका, तो मानेंगे ही सही है। तो और जैसे कि पुराना कसाब है, पुराना कसाब जो अपने 6 टीचर्स में से एक है, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया है भाई कि पाप और पुण्य जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये पाप और पुण्य और इन द सेंस की जो कर्म का सिद्धांत है उसको बनाए रखने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में माना जाता है। इन द सेंस की सेल्फ कंट्रोल पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। वहां पर डिसिप्लिन का काफी बड़ा एक महत्व है। और अहिंसा तो भाई इन द सेंस की आप जानते हो यार, बुद्धिज्म और जैनिज्म अहिंसा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है अभी के टाइम में भी। और कुछ एस्थेटिक्स ऐसे हैं श्रवण मूवमेंट के अंदर जो न्यूडिटी को शो करते हैं। जैनिज्म तो पता ही है, आजीविकास भी थोड़ा बहुत न्यूडिटी की तरफ
तरफ जाते हैं वो हार्डली तपस्या करने पे विश्वास करते हैं। बुद्धिज्म इतना न्यूडिटी पे अर्ली बुद्धिज्म में न्यूडिटी इतनी कुछ खास है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लीडर्स होते हैं, इनके अलग अलग संघ बने हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं इनके सर्मनिक ट्रेडिशन के अंदर, और उनके कुछ लीडर्स होते हैं, ये लीडरशिप पे ही वर्क करते हैं। वो गाँव जाकर के अपने बातों को फैलाते हैं इन द सेंस की ठीक है वो थोड़ी चीजें बाद में जाकर के डेवलप हुई, अपने पास प्रॉपर डाटा नहीं है बुद्ध से पहले के किस तरह से ऑपरेट करते थे श्रमण। और ब्राह्मणिज्म से काफी बड़ा इनका बेर है भाई। इन्होंने रिचुअल्स को काफी नकारा है, इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस का काफी ज्यादा विरोध करा है। वर्ण सिस्टम का अर्ली बुद्धिज्म अर्ली जैनिज्म जो श्रमणिक ट्रेडिशन है भाई, उन्होंने वर्ण सिस्टम पे तो बिल्कुल अटैक करा ही करा है भाई, ये तो कन्फर्म है। और इनका सोटेरोलॉजिकल फोकस भी थोड़ा सा मोक्ष की स्टाइल में आता है। मोक्ष जैसे कि श्रमणिक ट्रेडिशन का ही पार्ट माना जाता है कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से कि जो मोक्ष का जो प्रक्रिया है, क्योंकि अर्ली वैदिक लिटरेचर में अपने को मोक्ष जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है बाद में जाकर के उनमें भी इंटरनल डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि कुछ असर तो पड़ा होगा यार उनके जो थ्योरी उन्होंने बिल्डअप करी है मोक्ष की, क्योंकि दोनों का मोक्ष निर्माण थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने इनको बताया, इनका इंडिविजुअलिस्टिक होना, अपने पे ज्यादा ध्यान देना, थोड़ा सा पर्सनल टाइप का सोटेरोलॉजिकल गोल डेवलप करता है। लेकिन आगे जाकर के जैसे कि बुद्धिज्म में उसमें अभिधर्म जैसी फिलोसफीज आई, जैसे कि सबका निर्माण होना चाहिए सारे जीव जंतुओं का, ठीक है थोड़ा बाद में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अपन 300 BC से इसको पहले ही रखने वाला है। और चारवाकाज भी इसी के पार्ट है। चारवाकाज को तो आपको पता होगा भाई, चारवाका इन द सेंस की काफी मटेरियलिस्टिक है। अब मटेरियलिस्टिक इन द सेंस की उनको बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उनकी फिलोसफी भी पूरी तरह से अपने को रिकवर करी नहीं है, तो अपने को उनके पूरे के पूरे क्लेम्स अपने पास नहीं है, बट फिर भी वो भी श्रमणिक ट्रेडिशन में आते हैं। और जितना रिग्रेसली उन्होंने काउंटर करा है ब्राह्मणिज्म को, उतना दूसरे किसी भी श्रमण ने नहीं करा है। और अर्ली बुद्धिज्म जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो यज्ञवल्क्य हैं वो बिल्कुल एक श्रमणिक ऋषि की तरह ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इन द सेंस कि वो उन्हीं की फिलोसफी की तरह काम करते हैं। तो हो सकता है कि जो कैरेक्टर यज्ञवल्क्य हैं वो यज्ञवल्क्य हो सकता है कि श्रमणिक ट्रेडिशन का पार्ट हो, क्योंकि वो मगध की साइड से ही आते हैं, जैसे कि इधर विदेहा के हैं वो। और बुद्धा खुद भी श्रमणिक ट्रेडिशन का ही पार्ट है, वो फाउंडर नहीं है। काफी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बुद्ध ने श्रमणिक ट्रेडिशन को स्टार्ट करा, लेकिन बुद्ध से पहले से श्रमणिक ट्रेडिशन काफी अपना जड़ें जमा चुका था मगध के कल्चर के अंदर। मगध का कल्चर इंटेलेक्चुअल कल्चर माना जाता है, और इनकी वजह से काफी बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ा है श्रमणिक मूवमेंट की वजह से, या फिर श्रमणिक ट्रेडिशन की वजह से। एनिमल सेक्रीफाइस का काफी बड़ा डिक्लाइन हुआ है, यज्ञ का काफी बड़ा डिक्लाइन हुआ है, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस का और पर्सनल सोटेरोलॉजिकल गोल का काफी बड़ा एक महत्व बड़ा है इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है भाई, इनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, बाद में जाकर के वर्ण सिस्टम इनके अंदर भी आया है, इनके अंदर भी काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, अहिंसा भी अलग तरीके से डेवलप हुई है, काफी बड़ा डेवलपमेंट रहा है, क्योंकि ये 2,500 साल पहले की चीजें हैं। और हो सकता है बीच में कुछ अपने पास इन्फॉर्मेशन एपिस्टेमिक एरर भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ना आई हो, बट आई होप कि मैंने थोड़ा सा जनरल टर्म में श्रमणिक ट्रेडिशन को पूरा से ट्रेस कर दिया है और पूरी तरह से बता दिया है कि भाई क्या अच्छा बेसिक नॉलेज श्रमणिक ट्रेडिशन के बारे में। तो बाय गाइज।